इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखो। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड ऑन 15 मार्च फॉर 10,000। यानी कि ए लिमिटेड जो है सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया 15 मार्च को। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर्ड 500 इन एडिशन टू द बेसिक कॉस्ट ऑफ 10,000। यानी कि ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 रुपीज़ का अलग से लगा, एक्स्ट्रा लगा इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑन 31 मार्च द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज 11,200 एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर अ 10 ईयर्स लोन। यानी कि ये बोल रहा है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है फॉर द 10 ईयर्स लोन। यानी कि 10 ईयर्स के लिए हम यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। यदि हम ये इन्वेस्ट यहाँ पे ना करके कहीं पे और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एनालाइज द मेजरमेंट। हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है, जो भी जरूरी जर्नल एंट्री है वो पास करने के लिए बोला है। एनालाइज द मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। यानी कि हमें इस मेजरमेंट प्रिंसिपल को हमें एनालाइज करना है और जो भी जरूरी जर्नल एंट्री होगा वो हमें पास करना है। अब हमें ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ए लिमिटेड ने क्या कर रहा है, क्योंकि ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। यहाँ पे हालांकि क्लियर नहीं किया है कि सी लिमिटेड ने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या ए लिमिटेड, लेकिन हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि हमें ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करना है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करना है। क्योंकि ये देखो ना, ए लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, ऐसा लैंग्वेज है। यानी कि ए लिमिटेड यहाँ वर्ड डोमिनेट कर रहा है। यदि यहाँ पे ये होता कि सी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10,000 रुपीज़ टू बी लिमिटेड, ऐसा क्या होता तो हम बी लिमिटेड को पॉइंट ऑफ व्यू से करते। और यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना 500 इन एडिशन टू द बेसिक कॉस्ट। यानी कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन इनकट किया होगा? ए लिमिटेड इनकट किया होगा। तो ये ए लिमिटेड क्यों इनकट किया होगा? क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट कर, आप जब कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उस पर उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कुछ खर्चा होता है, वो कौन करता है? आपको इन्वेस्टमेंट करता है तो आप ही करते हो। या तो बैंक में आप जाते हो, बैंक में इन्वेस्ट करते हो, या तो उसका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या लोन लेते हो तो आप ही लेते हो ना लोन, तो बैंक वाले आपसे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले लेता है। उसी तरह से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे शेयर्स मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह वो डिडक्ट हो जाता है। या इस तरह के कई जो ब्रोकर होते हैं, जैसे कि अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब हमारे अपना प्रोसेसिंग फ़ी कुछ ना कुछ वो चार्ज करते हैं। तो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ए लिमिटेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ए लिमिटेड इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अकाउंटिंग करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। अब देखो, इस इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं जो बार बार आप लोगों को बताता हूं वो बिजनेस मॉडल। कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर ये 26 है। इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर यहाँ पे ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या दिखाएगा? वो तो फाइनेंशियल एसेट्स ही होगा ना उसका, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में क्या हो, चाहे डिवेंचर में क्या हो, या किसी चीज़ में क्या हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड। सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कितने का? 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो अब हमें ये पता करना है, पहले तो हमें ये देखना है, हमने क्या बताया था, किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को, इस फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड होता है। ये फाइनेंशियल एसेट्स जो है इसे मेजर करने के लिए एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि ये मैंने बार बार यूनिट 1 में जितना भी इलस्ट्रेशन था वो बिजनेस मॉडल पे ही बेस्ड था। हमें बिजनेस मॉडल ही आइडेंटिफाई करना था एंटिटी का, कि एंटिटी का बिजनेस मॉडल क्या है। फिर भी हम हर एक क्वेश्चंस में ये डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको मेरा ये इंटेंशन रहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट कवर होता है उसी क्वेश्चंस में मैं कवर करूं। इसलिए मैं बार बार, आपको पता भी होगा, फिर भी मैं बार बार ये चीज़ें बार बार डिस्कस करता हूं ताकि इस क्वेश्चंस को सॉल्व
सॉल्व करने में हमें जितना नॉलेज चाहिए, जितना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, सारा डिस्कस हम इसी में कर लेते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। अब क्या होता है, ये 3 मेथड होता है। अब हमें ये पता तो चल गया कि फाइनेंशियल एसेट्स मेजर करने के लिए ये 3 मेथड होता है, लेकिन इसमें से हम कौन सा मेथड चूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये देखते थे कि एंटिटी स्पेसिफिक और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक। तो हम जब एंटिटी स्पेसिफिक में क्या देखते थे, यदि उसका टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो है इंटेंशन, तो हम उसका बिजनेस मॉडल मानते थे कि उसका बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो यानी कि राहुल द्रविड़ है वो, और प्लस सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये कैरेक्टर भी पास होना चाहिए। दूसरा हम क्या देखते थे, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एंड सेल, इसमें सेल इंक्लूड होता था, यानी कि सचिन तेंदुलकर, यानी कि मौका देखता था तभी चौका मार देता था, यानी कि ये भी एंटिटी जब मौका देखेगा तब वो सेल कर देगा। तो जब कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के साथ साथ सेल भी रहेगा तो उसका बिजनेस मॉडल हो जाएगा ये, हाँ, सचिन तेंदुलकर वाला। और उसके साथ सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और उसके अलावा ये इस दोनों केस के अलावा यदि अदर्स जो भी केस होता था, यानी कि ट्रेडिंग पर्पस के लिए, उसमें हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएल लगाते थे, ये हम करते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए लिमिटेड ने हमें ये तो पता चल गया कब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एमोर्टाइज कॉस्ट, और जब हमें ये दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ओसीआई, जब हमें इस दोनों के अलावा कोई अदर कंडीशन होगा तो हम अदर वाले में चले जाएंगे और पीएल वाला फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है, इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में, ये क्यों किया है, क्योंकि इस पे ये अर्निंग कर सके, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो रिसीव कर सके, यानी कि इस पे कुछ डिविडेंड वगैरह अर्न कर सके, तभी तो ये इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है ना, या उस पे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। और इसका सी का कहीं से भी ऐसा इंटेंशन नहीं लगता है कि ये सेल करके चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड तो लगता है, लेकिन ये देखो इसका अपना मॉडल, यानी कि स्पेसिफिक एंटिटी स्पेसिफिक जो मॉडल है, एंटिटी स्पेसिफिक, उससे तो हमें ये पता चलता है कि ये होगा। प्लस में सिक्योरिटी प्रिंसिपल सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वाला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इसके लिए हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पास जाना पड़ेगा, यानी कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, तो ये इसने इक्विटी वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है। और इक्विटी का नेचर क्या होता है, इसने जो सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, क्या इसको कभी प्रिंसिपल मिलेगा, क्या ए लिमिटेड ने ये जो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया ये इसको वापस मिलेगा 10 लाख? नहीं। आप मान लो आपने रिलायंस का शेयर आपने 2000 रुपीज में खरीदा, क्या आपको रिलायंस वाला कल के डेट में ये वादा करता है कि आपको वो 2000 रुपीज पक्का का पक्का वापस करेगा, या आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस करेगा? नहीं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वो वादा नहीं करता है कि वो वापस करेगा। वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी वापस होता ही नहीं है इक्विटी में, उस पे आपको डिविडेंड मिलता है, और वो भी डिविडेंड वो फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है हमारा सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, इस पे क्या होता है, हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसे हम ही बोलते हैं सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करता था राहुल द्रविड़ वाला, टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब हम कहीं किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें ना तो प्रिंसिपल देने का वादा करता है ना इंटरेस्ट देने का वादा करता है। तो ये जो सी लिमिटेड ए लिमिटेड को ये कभी भी वादा नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा और प्रिंसिपल भी दूंगा, क्योंकि ये इसका नेचर इक्विटी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाइड नहीं होता है, और जबकि हमें एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के लिए सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हमें चाहिए, और ओसीआई के लिए भी हमें सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल चाहिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि ना तो ए लिमिटेड ना तो ये मेथड लगा सकता है ना तो ये मेथड लगा सकता है, तो इसके पास बच कौन सा गया, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हमें यह पता चल गया कि ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल एसेट्स को किस पे मेजर करेगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब हमें क्या पूछा था, जर्नल एंट्री पूछा था। जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। अब देखो, जब इसने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तब इनिशियली क्या एंट्री किया होगा, एंट्री क्या होगा, इसके बैंक से पैसा गया टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, बैंक से पैसा गया, और बैंक से कुल टोटल प्रोसेसिंग फी भी तो गया होगा, तो 10,000 प्लस 500, यहीं पे हम कर देते हैं 10,000। ये देखो, बैंक से इसके पास 10,500 गया, कुल टोटल पैसा कितना गया 10,500। ये देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चंस में बोल दिया गया था कि 10,000 तो वो उसने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, और प्लस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी 500 का, इसके अलावा 10,000 के अलावा एडिशन टू द बेसिक कॉस्ट, यानी बेसिक कॉस्ट जो 10,000 का था उसके अलावा ये 10,000 एडिशनल 500 एडिशनली पे करना पड़ा एज ए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे बैंक इसके पॉकेट से, ए लिमिटेड के पॉकेट से इतना पैसा गया, तो हम उसके बैंक को इतना से क्रेडिट कर दिया 10,500। अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड, सी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कितना 10,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारा कितना हो गया था 500। ये इनिशियली जब ये 0th ईयर पे जब ये इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी कि 15 मार्च को, कब किया था 15 मार्च को, जब ये 15 मार्च को इन्वेस्टमेंट किया होगा ए लिमिटेड, तो जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, यानी कि इन्वेस्टर के बुक्स में हम एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000 से ट्रांजैक्शन कॉस्ट 500 जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, और हमें बैंक से अल्टीमेटली 10,500 रुपीज़ गया, तो हमें बैंक में इतना क्रेडिट करना पड़ा। अब हमें क्या करेंगे, अब इसके आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो, बेसिक्स कॉस्ट, ये दोनों एंट्री हम कर लिए। ऑन 31 मार्च फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स 11,200 एंड मार्केट। अब देखो क्या होता है, इंड एस 109 में एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, जो इन्वेस्टर है, जो फाइनेंशियल एसेट्स का होल्डर है, वो ईच रिपोर्टिंग पीरियड में, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बात डिस्कस किया था कि ईच रिपोर्टिंग पीरियड पे उस फाइनेंशियल एसेट्स को उसके फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ता है। तो ये 15 मार्च को इसने तो इन्वेस्ट ही किया, इसका रिपोर्टिंग पीरियड कब आ गया 31 मार्च को। 31 मार्च को उसका फेयर वैल्यू कितना था, फाइनेंशियल एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना था 11,200, ये था ना, ये देखो 11,200। तो अभी हमने पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट को, यानी कि फाइनेंशियल, ये जो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स था, इसे हमने 10,000 पे मेजर किया था, और अगले ही यानी कि कुछ दिनों के बाद 15 मार्च को हमने इतना पे वैल्यू किया था, और 31 मार्च को इसका वैल्यू बढ़ करके 11,200 रुपीज़ हो गया, यानी कि हमारा फेयर वैल्यू बढ़ गया, फेयर वैल्यू बढ़ गया। अब देखो, इससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, इससे पहले एक एंट्री हमें और पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें इसके नेचर से, ए लिमिटेड के नेचर से हमने डिसाइड किया था कि इसके पास फेयर वैल्यू थ्रू पीएल अकाउंट है, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह होगा या फेयर वैल्यू एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होगा, उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। इसका ये मेथड अप्लाई होने का मतलब यही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, चूंकि ए लिमिटेड पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड अप्लाई होता है, इसीलिए इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यदि एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होता ना, तो हम इसे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में 5,000 के ऐड कर देते, और ओवर द पीरियड ऑफ लोन टर्म वो अपने आप इन्वेस्टमेंट टर्म के पीरियड में वो पीएल में अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, चार्ज हो जाता। हाँ, लेकिन हम और यदि ओसीआई वाला,
अप्लाई होता तो उसे हम क्या करते, पीएल के जगह पे उसे हम ओसीआई में ट्रांसफर करते, डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो अभी चूंकि ए लिमिटेड पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड अप्लाई होता है, इसीलिए हम इसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से 500 टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड जो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, ये एंट्री हमारा छूट गया था, इसलिए हमने इसे ये वहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ये 31 मार्च को हमारा रिपोर्टिंग पीरियड एंड होता है। इस रिपोर्टिंग पीरियड को फाइनेंशियल एसेट्स का जो फेयर वैल्यू था वो कितना हो गया, इतना, और हमने कैरिंग वैल्यू इससे पहले कितना पे रिकॉग्नाइज किया था, 10,000 पे, यानी कि कितना एप्रिसिएशन हुआ 1,200। अब जो ये जो 1,200 इंक्रीज हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे इसे पीएल में, इसे हम पीएल में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ए लिमिटेड पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड अप्लाई होता है। यानी कि ये ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल एसेट्स को मेजर करने के लिए फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड फॉलो करता है। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फेयर वैल्यू का गेन या लॉस होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो फेयर वैल्यू का एप्रिसिएशन हुआ उसे भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, कितना से वैल्यू बढ़ा, 1,200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा गेन हुआ ना, फेयर वैल्यू गेन। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड भी लिख सकते थे, क्योंकि वो हमारा फाइनेंशियल एसेट्स ही है, तो हम ये भी लिख सकते थे। और हमारा जो ये एप्रिसिएशन होगा वो हम फेयर वैल्यू गेन हुआ उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर दिए, पीएल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया इसे। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है। देखो, द एबव इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एंड हैंस डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो नहीं है क्योंकि ये इक्विटी शेयर है। यानी कि सी लिमिटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई वादा नहीं कर रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पे करेंगे। सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये भी नहीं वादा कर रहा है, यानी कि उस पर इंटरेस्ट देने का या प्रिंसिपल देने का वादा नहीं कर रहा है सी लिमिटेड। हैंस दीज इक्विटी शैल बी मेजर्ड एट, ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट किस पे मेजर किया जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएल अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा। ऑल्सो एंड इरिकवेबल ऑप्शन एग्जिस्ट टू डिजाइन सच इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ये क्या बोल रहा है ना कि इसके पास एक ऑप्शन है, इक्विटी से इक्विटी इन्वेस्टर के पास, जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है उसके पास एक इरिकवरेबल ऑप्शन होता है कि वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इसके पास इस दोनों के अलावा यदि कोई भी कंडीशन होगा तो वो अदर में जाएगा और अदर में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन वाले फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये इरिकवरेबल होता है। यानी कि यदि एक बार इसने ये ऑप्शन चूज कर लिया तो फिर दोबारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला मेथड फॉलो नहीं करता है। तो जनरली हम इससे ही प्रेफरेंस देंगे जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड करके नहीं बोल दिया गया होगा कि आपको ओसीआई वाला अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है। हमें पता है कि ये अप्लाई होगा, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है, इरिकवरेबल ऑप्शन, यानी कि एक बार यदि वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्ट कर सकता है, लेकिन वो ऑप्ट यदि कर लेगा तो फिर दोबारा ये पीएल में नहीं जा सकता है, यानी कि इरिकवरेबल ऑप्शन है उसके पास। तो उसी का बात यहाँ पे कर रहा है कि ये इरिकवरेबल फेयर वैल्यू थ्रू
OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को चूज कर सकता है, अब वो भी इरिकवरेबल बेसिस पे, यानी कि दोबारा फिर वो PL पे नहीं जा सकता है। फेयर वैल्यू थ्रू PL वाला जो चाहेगा हम चेंज कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड 10,000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू बैंक, हमने भी ऐसा ही दिखाया है यहाँ पे। ये देखो हमारा एंट्री सेम है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 टू बैंक अकाउंट 10,500, यानी कि पहला एंट्री हमारा सही है, पहला एंट्री हमारा भी सही है। दूसरा एंट्री क्या किया है इसने, दूसरा एंट्री इसने पास किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि इसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को PL में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी कि सेकेंड एंट्री भी हमारा सही है। अब दूसरा एंट्री क्या पास किया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड, यानी कि मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यानी कि उसका वैल्यू बढ़ा टू फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या किया है, इसे डायरेक्ट PL में ट्रांसफर कर दिया है, आप भी PL में ये कंबाइंड एंट्री इसको हमने पास कर दिया है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है ना, इसको 2 बार में पास किया, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाया और उसको फेयर वैल्यू गेन दिखा दिया, हाँ, उसके बाद इसी को यहाँ पे PL में ट्रांसफर कर दिया। देखो ना कहीं आपका ये और ये कट जाएगा और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा, जो कि हमने किया है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी C टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो आप इसे चाहो इस एंट्री को एलेबोरेट कर सकते हो, ये कंबाइंड एंट्री हो गया, इसे 2 एंट्री हम पास कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ C लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,200 से वैल्यू बढ़ा टू फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट, फेयर वैल्यू गेन हुआ, इसको हमने रिकॉग्नाइज किया 1,200, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको ये फेयर वैल्यू गेन को हम PL में ट्रांसफर कर देंगे। फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या इस दोनों को कंबाइन करके हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ C लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी करेंगे, यानी कि इस दोनों का इम्पैक्ट, नेट इम्पैक्ट यदि देखा जाए तो यही होगा, ये दोनों कट जाएगा और नेट इम्पैक्ट हमारा यही बचेगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली हमारा ये तीन जो था, एक जनरल एंट्री, 2 और ये 3, यही हमारा मेन आंसर था। तो एक बार हम राउंड ऑफ कर देते हैं इस क्वेश्चंस को, विद इन अ मिनट हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। क्या हुआ, ए लिमिटेड जो था, ए लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स ऑफ C लिमिटेड में इन्वेस्ट किया 10,000 का 15 मार्च को। उसने इस 10,000 इन्वेस्टमेंट के अलावा इसने क्या किया, इस पे 500 का एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड किया, और उसका अगले रिपोर्टिंग पीरियड जो था, जो कि 31 मार्च था, उस फाइनेंशियल एसेट्स का, यानी कि उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट का जो कि C लिमिटेड में कर रखा था, उसका फेयर वैल्यू 10,000 से बढ़ के 11,200 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो देखेंगे कि ए लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या था। तो ए लिमिटेड का बिजनेस मॉडल था टू कलेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो, हाँ, तो और उसे सेल करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था। यहां से हमें ये पता चलता है कि ए लिमिटेड का बिजनेस मॉडल यानी कि ऑब्जेक्टिव तो राहुल द्रविड़ वाला था, लेकिन पहला कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो गया। और दूसरा जो कंडीशन हमारा है कि सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है कि
हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। और इस इंस्ट्रूमेंट में चूंकि ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, तो इक्विटी वाले इन्वेस्टमेंट में सी लिमिटेड ना तो इसे प्रिंसिपल देगा और ना इसे इंटरेस्ट वापस करेगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वाला कंडीशन जो था वो ये फुलफिल नहीं करता है, यानी कि सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वाला टेस्ट ये पास नहीं करता है। तो एंटिटी स्पेसिफिक यानी कि ए लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो वो तो राहुल द्रविड़ का नेचर है, वो सही बात है, लेकिन उसके साथ सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट भी पास करना चाहिए। और ये सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल दोनों में कॉमन होता है, राहुल द्रविड़ वाले में भी सेटिस्फाई करना पड़ता है और सचिन तेंदुलकर वाले में भी, दोनों में ये सोलेली पेमेंट, चूंकि हमारा सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ही यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक देखा जाए तो सोलेली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल वाला हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसीलिए ए लिमिटेड अपने फाइनेंशियल एसेट्स को ना ही फेयर एमोटाइज कॉस्ट मेथड पे मेजर कर सकता है और ना ही फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मेजर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ए लिमिटेड के पास कौन सा ऑप्शन बचा रह गया? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अब जितना भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह होगा उससे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और फेयर उसके इन्वेस्टमेंट का जो फेयर वैल्यू चेंज होगा इच रिपोर्टिंग पीरियड पे उस चेंज को भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। क्यों पीएल में ये क्यों डील करता है ए लिमिटेड? पीएल में इसीलिए डील करता है क्योंकि इस पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मेथड अप्लाई होता है, इसलिए जितना भी फाइनेंशियल एसेट्स में चेंज होगा वो भी पीएल में जाएगा और जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो भी पीएल में ही जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा, 500 का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट था उसे हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इनिशियली यानी कि 15 मार्च को जब ये इन्वेस्टमेंट किया होगा सी लिमिटेड में, तो एंट्री क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 10,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 500 से, और टू जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है क्या करेगा ये एंट्री इक्विटी, फिर से एक बार एंट्री चेक कर लेते हैं, एंट्री देखते हैं। इन्वेस्ट क्या करेगा शुरुआत में 15 मार्च को एंट्री क्या करेगा, क्या पास करेगा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट 10,500, क्योंकि इसके बैंक से 10,500 गया होगा, पॉकेट से 10,500 गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमने 500 रिकॉर्ड किया है उसे हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों पीएल में ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि ए लिमिटेड पे प्रॉफिट फेयर वैल्यू थ्रू पीएल मेथड अप्लाई होता है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो हमने डेबिट किया था उसे हम क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ए लिमिटेड के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमें पीएल में डेबिट होता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब क्या होगा सब्सिक्वेंटली रिपोर्टिंग पीरियड पे, यानी कि 31 मार्च जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसमें हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। तो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट का, यानी कि ए लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज हुआ है कितना से? 1,200 से। पहले उसका फेयर वैल्यू उसका 10,000 था, अब 11,200 हो गया, तो 1,200 से बढ़ा। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना से? 1,200 से, जितना बढ़ा था, और क्रेडिट करेंगे फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फेयर वैल्यू गेन हुआ है। अब इस फेयर वैल्यू गेन को हम क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर करेंगे। फिर से वही बात, पीएल में हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं इस गेन को? क्योंकि इस पे ए लिमिटेड पे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड अप्लाई होता है, इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू गेन ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यही हमारा लास्ट एंट्री हो जाएगा।